नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। राजनीति की दुनिया के सारे रास्ते आजकल लखीमपुर की तरफ जा रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ने लखीमपुर को अपना सियासी सेंसेक्स बना लिया है। लखीमपुर की घटना में किसका कितना राजनीतिक निवेश है और लखीमपुर की राजनीतिक धड़कनें क्या कह रही हैं, इसे सुनना और समझना जरूरी है। इसके साथ ही लखीमपुर केस में पुलिस जांच की मिसिंग रिपोर्ट को ढूंढेंगे। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस मामले में गिरफ्तारी का मुहूर्त कब निकलेगा। जम्मू कश्मीर में अमन चैन का माहौल आतंकियों को अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए आतंकवादियों ने 1.5 घंटे के अंदर श्रीनगर में 3 अलग अलग जगहों पर 3 लोगों की हत्या कर दी। इनमें से एक 3 पीढ़ियों से दवाओं का कारोबार करने वाले केमिस्ट थे, जिन्होंने 90 के दशक में दहशत के माहौल के बीच भी कश्मीर नहीं छोड़ा था। कश्मीर में आतंकियों के इस नए एजेंडे को समझना होगा। इसके बाद आपको बताएंगे कि तालिबान नेता अनस हक्कानी ने किस तरह महमूद गजनवी की कब्र तक जाकर इस कुख्यात लुटेरे के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन किया और सोमनाथ मंदिर के अपमान का महिमा मंडन किया। जिस आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने शांत और आध्यात्मिक देश भारत पर 17 बार आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की, आज तालिबानी नेता उसी लुटेरे का गुणगान करके अपनी सोच और कुटिल भारत विरोधी नीति का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर की गहराई में जाएंगे और बताएंगे कि भारत ने सोमनाथ वाले अपमान का बदला भी ले लिया और कैसे लिया था। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। महंगाई की मार लोगों पर लगातार पड़ रही है। आज देश के आम जनता ने फिर से सिलेंडर चिंतन और महंगाई मंथन किया है। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 899 रुपए 50 पैसे हो गई है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों की चोट भी लोगों को सहनी पड़ी है। पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। आम जनता के पास महंगाई से बचने की कोई स्पेस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्पेस यानी अंतरिक्ष में दुनिया की पहली फिल्म की शूटिंग होने जा रही है। रूस की एक एक्ट्रेस और डायरेक्टर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं। अंतरिक्ष में जिस फिल्म की शूटिंग होने वाली है वो एक डॉक्टर के बारे में है, जो एक अंतरिक्ष यात्री की जान बचाने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करता है। लेकिन खबरों की शुरुआत खबरदार में हम लखीमपुर खीरी से करेंगे, क्योंकि लखीमपुर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलने को आतुर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का काफिला लखीमपुर की सीमा में प्रवेश कर चुका है। कुछ ही देर में वो पीड़ित परिवारों से मिलने वाले हैं। वैसे अपने पहले ही प्रयास में लखीमपुर पहुंचने वाले राहुल गांधी की ये कामयाबी कोई छोटी बात नहीं है, वरना प्रियंका वाड्रा तो 2 दिन से सीतापुर से ही बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन अब लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक यूपी सरकार ने नेताओं को लखीमपुर में एंट्री दे दी। वजह जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी अकेले नहीं बल्कि प्रियंका वाड्रा को भी अपने साथ लेकर लखीमपुर पहुंचे। वैसे दिल्ली से लखीमपुर पहुंचने तक राहुल गांधी का सफर भी काफी दिलचस्प रहा। आज सुबह दिल्ली से निकलते वक्त भी राहुल को यकीन नहीं था कि वो लखीमपुर पहुंच जाएंगे। 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खेरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी जद्दोजहद के बाद राहुल गांधी एंड कंपनी ने लखनऊ की फ्लाइट पकड़ने का टास्क पूरा किया। उधर लखनऊ में यूपी पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट पर रोकने के लिए भारी भरकम सुरक्षा बंदोबस्त किया था। सर, आपकी सिक्योरिटी वाले से बातचीत हुई सर? कानून के बेसिस सर वीआईपी हैंगर पे सारी गाड़ियां लगाई गई सर। मुझे नॉर्मल में जाना है, मुझे वीआईपी में जाना ही नहीं है सर। और बीजेपी के धुरंधर राहुल गांधी को जमीन दिखाने में जुटे थे। इस देश में, आजाद देश के अंदर सरदारों पे नरसंहार हुआ है तो वो नरसंहार कांग्रेस के रिजीम में हुआ है और इमरजेंसी लगा के किया गया है। ये भूल जाते हैं कि इमरजेंसी एक डिक्टेटरशिप थी और जब इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है तो नरसंहार सरदारों पे किया गया था, सिख समुदाय के ऊपर किया गया था। बीजेपी के मंत्री राहुल गांधी की लखीमपुर यात्रा पर कमेंट कर ही रहे थे कि लखनऊ में अचानक से चमत्कार सा हो गया। स्थानीय प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था। अब वहां पर लोगों को 5-5 के ग्रुप में जाने की अनुमति दे दी गई है। अब जो भी व्यक्ति जाना चाहें वो वहां जा सकते हैं। लखनऊ में कहां तो राहुल गांधी को बाहर निकलने की भी उम्मीद नहीं थी और कहां उन्हें पुलिस ने खुद लखीमपुर तक छोड़कर आने का ऑफर दिया।
लेकिन राहुल को इतनी आसानी से लखीमपुर पहुंचना मंजूर नहीं हुआ। गतिरोध का कारण सिर्फ एक है और वो ये रस्सी है, आप ये देख सकते हैं, ये रस्सी है, ये गतिरोध का कारण है। राहुल गांधी और उनके साथ मुख्यमंत्री हैं दो, वो अपने तय रास्ते से लखीमपुर जाना चाहते हैं किसानों से मिलने के लिए, लेकिन जो यहाँ पे मौजूद पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि उनके लिए अलग से एस्कॉर्ट है और वो उनके तय रास्ते से उन्हें लखीमपुर ले जाना चाहते हैं। तो इसमें अब क्या मंशा है सरकार की, क्योंकि जब साफ साफ ये कह दिया गया सरकार की तरफ से कि दोनों नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को परमिशन है लखीमपुर जाने की, उसके बाद इस तरह की घेराबंदी क्यों की गई है और इतना तमाम फोर्स यहाँ पे क्यों लगाया गया है, ये सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके से यहाँ पे घेराबंदी की गई है, रखी गई है। आप देख सकते हैं राहुल लखनऊ एयरपोर्ट पर धरना दे रहे थे, तब उनके साथियों को भी यकीन नहीं था कि उन्हें लखीमपुर जाने दिया जाएगा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने लखनऊ एयरपोर्ट से ही मुआवजे का ऐलान कर दिया। जो मारे गए उनके परिवारों को 50 लाख रुपया पर फैमिली, इंक्लूडिंग पत्रकार जिनको मारा गया है, इन सब लोगों को 50 लाख रुपए पर फैमिली हम पंजाब सरकार की तरफ से देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपए, जिसके परिवार ने अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपया देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा करता हूँ। चन्नी और बघेल को लगा हो कि उनका मकसद पूरा हो गया, लेकिन यूपी पुलिस को शायद राहुल एंड कंपनी को लखीमपुर पहुंचाने के निर्देश मिल चुके थे। लखनऊ पुलिस ने राहुल एंड कंपनी को उन्हीं की कार से लखीमपुर के लिए विदा किया, लेकिन रास्ते से राहुल को अपनी बहन प्रियंका को भी पिक करना था। सीतापुर में 3 दिन से लखीमपुर जाने के मौके का इंतजार कर रही प्रियंका गांधी से राहुल मिले और दोनों लखीमपुर के लिए रवाना हुए। राहुल और प्रियंका आप देखिए सीतापुर से अब रवाना हो रहे हैं और यहाँ पे आपने देखिए अब उनका काफिला लखीमपुर के लिए रवाना हो रहा है। दीपेंद्र हुड्डा भी गाड़ी में बैठे हुए नजर आए हैं और भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की जो मुख्यमंत्री के साथ साथ पंजाब के भी सीएम इस काफिले में नजर आ रहे हैं और यहाँ से सीधे लखीमपुर खीरी की ओर जाएंगे। और फिर वो मौका भी आ गया जब राहुल और प्रियंका गांधी का लखीमपुर जाने का मिशन पूरा हुआ। वैसे इस सफलता के लिए राहुल और प्रियंका चाहें तो यूपी सरकार को भी शुक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि लखीमपुर पहुंचने की उनकी इच्छा पूरी हुई है तो योगी सरकार की इच्छा से, वरना उनका लखीमपुर पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा था। मौसमी सिंह, लखीमपुर, आज तक। वैसे जिस तत्परता के साथ यूपी पुलिस ने लखीमपुर पर राजनीति के खिलाफ एक्शन लिया, वैसा एक्शन अभी तक लखीमपुर घटना की जांच में मिसिंग है। हालांकि इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर में जितने भी लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें से 2 को छोड़कर बाकी सब अज्ञात हैं और 2 जो लोग नामजद हैं वो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा, जिन पर धारा 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज है। तो सवाल यह है कि यूपी पुलिस एफआईआर के बावजूद गिरफ्तारी में देरी क्यों कर रही है और आखिर पुलिस क्या कर रही है। ये वीडियो विचलित कर सकते हैं। हालांकि विचलित कर देने वाली बात तो ये भी है कि इतनी बड़ी घटना में 4 दिन बाद तक नाम मात्र की भी गिरफ्तारियां नहीं हो पाई हैं। जबकि इस मामले से जुड़ी एफआईआर में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्र के नाम प्रमुखता से दर्ज हैं। आज तक के पास मौजूद एफआईआर की कॉपी में साफ सुथरे अक्षरों में मंत्री जी के सुपुत्र आशीष मिश्र पर हत्या की धारा 302 के साथ साथ लापरवाही से हुई दुर्घटना में मौत की धारा 304A भी लगाई गई है। एफआईआर में दर्ज है कि कथित रूप से मंत्री के बेटे आशीष मिश्र की तेज रफ्तार कार प्रदर्शन कर रहे लोगों पर चढ़ती देखी गई। एफआईआर में दर्ज है कि आशीष मिश्र ने फायरिंग की, जिससे कथित तौर पर गोली लगने से किसान गुरविंदर सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई।
गुरविंदर के पोस्टमार्टम में गोली लगने का कोई जिक्र नहीं आया तो उसके परिवार वालों की मांग पर तुरंत दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया। लेकिन पुलिस कानूनी कार्रवाई को लेकर बिल्कुल भी जल्दी में नहीं है। वैसे भी मंत्री जी तो पहले ही अपने बेटे को क्लीन चिट दे चुके हैं। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਨੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੋਨੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आपके बेटे वहां बताया जा रहा उपस्थित थे उसी गाड़ी में? बिल्कुल नहीं थे, उसके सारे सबूत हमारे पास हैं। वो हमारे बेटे कार्यक्रम स्थल पे थे जो घटना स्थल से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहाँ तो मैं मंत्री पद। साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहाँ? अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार। तो अब तक के घटनाक्रम के आधार पर मोटा मोटी कुछ बातें लगभग स्पष्ट नजर आ रही हैं। पहली ये कि जब तक मंत्री जी के बेटे का घटना स्थल पर मौजूद कोई वीडियो बतौर सबूत सामने नहीं आता तब तक ना तो मंत्री जी इस्तीफा देंगे, न मंत्री जी से इस्तीफा मांगा जाएगा और न ही पुलिस इस केस में किसी को गिरफ्तार करेगी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि यूपी पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी है, वो एसआईटी को केस सौंपने की तैयारी में व्यस्त है। दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग उचित धाराओं में दर्ज कराए गए। जो भी पक्षों ने लिख के दिया उस पे स्थानीय तिकोनिया थाने पे अपराध पंजीकृत कराया गया तथा पूरे प्रकरण की जुडिशियल जांच के आदेश दिए गए। एफआईआर में नामजद आशीष मिश्र अपनी गिरफ्तारी ना होने को लेकर बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वो अपने फोन में एक वीडियो लेकर घूम रहे हैं और सवाल पूछने वालों को बार बार वही वीडियो दिखा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं स्पॉट पर नहीं था, बल्कि मैं आपको इसीलिए मैं एक वीडियो लेकर के बैठा हूं। मैं आपको दिखा दूं, मैं सुबह 9 बजे से लेकर के, बल्कि एक दिन पहले यानी 2 तारीख से लेकर के दंगल का आयोजन हमारे यहाँ होता है, उसी कार्यक्रम में मैं था। ये मेरा वीडियो है, ये अखाड़े का है, इसमें कुश्ती लड़ रहे हैं किसान पहलवान। वैसे वीडियो से याद आया, आशीष के खिलाफ कोई वीडियो नहीं है, लेकिन उनके पिता अजय मिश्र के एक वीडियो का जिक्र एफआईआर में जरूर है और उन पर लखीमपुर की घटना की साजिश रचने का आरोप भी है। उधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखिए। जिस तरह से मंत्री अजय मिश्र अपने बेटे को क्लीन चिट दे रहे हैं तो बेटे का भी फर्ज बनता है कि पिता के बचाव में कुछ तो बोले। आज का तो युग ऐसा है कि आप जाएंगे तो सबके, जिन लोगों ने फोटो लिया होगा, वीडियो होगा, सबको सामने आ जाएगा। को नहीं लगता है कि आपके पिताजी जो वरिष्ठ मंत्री भी हैं, उनके उस बयान की वजह से पूरी हिंसा भड़की? उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था। कुल मिला के हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ था, वो सांसद जी को जो कार्यक्रम में जहाँ पर आपने बताया बयान, उसमें किसान गोष्ठी का ही आयोजन था, किसानों ने ही उनको आमंत्रित किया था। ये और वायरल हो रहा है जिसमें आप गन को लोड करते हुए देख रहे हैं, आपने शायद देखा हो, काफी वायरल हो रहा है। नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं चैलेंज करता हूं इस वीडियो को। मुझको आप स्वयं देख लीजिए मैं किस प्रकार का व्यक्ति आपको लग रहा हूं। पिता और पुत्र की ये जोड़ी इन दिनों विवादों में है। फिलहाल दोनों महफूज हैं। मंत्री जी दिल्ली तलब होकर भी हाईकमान के एक्शन से बचे हुए हैं और मंत्री पुत्र आशीष मिश्र लखीमपुर में ही रहकर अभी तक पुलिस के एक्शन से बचे हुए हैं। लखीमपुर से मौसमी सिंह और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है उस मामले का, और चीफ जस्टिस कल इस मामले की सुनवाई करेंगे। लखीमपुर हिंसा पर एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और सुनवाई होगी कल। हालांकि वहां पर चूंकि प्रशासनिक और पुलिसिया कार्रवाई चली है, इसीलिए देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये संज्ञान लिया है उसमें ये मामले की सुनवाई आगे किस दिशा में बढ़ती है। लखीमपुर हिंसा की जांच में 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक एफआईआर में मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र समेत
करीब 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जबकि दूसरी एफआईआर लखीमपुर के बीजेपी पार्षद सुमित मोदी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई है। दोनों ही एफआईआर पर पुलिस अभी एक्शन लेने से पहले सबूत जुटाने की बात कह रही है। यूपी पुलिस ने लोगों से इस घटना से जुड़े वीडियो शेयर करने की अपील की है, लेकिन 4 दिन बाद भी इस मामले में एक भी गिरफ्तारी न होना यूपी पुलिस पर कुछ सवाल उठा रहा है। आज तक ने जब यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से ये सवाल पूछे तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आपने क्या कड़ियां जोड़ते हुए देखी हैं जिससे अफवाहों को आप शांत कर सकें? किसी भी तरीके से इसको न तो ढकने का प्रयास हो रहा है, न तो कुछ छिपाने का प्रयास हो रहा है। इसी के लिए राज्य सरकार ने एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच के भी आदेश दिए हैं। और जैसे अभी तक चीज़ों को कंट्रोल किया गया है, हम आगे भी पूरी तरीके से हम लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और कानून के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं और हम जल्द ही केस का पर्दाफाश करेंगे। लेकिन सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस की साख पर है। क्या रसूख का इस्तेमाल हो रहा है आप पर? ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं सर क्योंकि रुकिए, राजनेताओं की गिरफ्तारी हो रही है लेकिन अभी तक 3 से 6 अक्टूबर आते आते किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस सवाल पर जवाब दीजिए। नहीं, मैं शीर्ष प्राथमिकता हमारी थी कि पहले ऐसी स्थिति बनाई जाए जिससे कि आगे का इन्वेस्टिगेशन बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी कठिनाई के शुरू करें। और जो आपने साख की बात की है, हम इस पूरे प्रकरण के तार जो है खोलेंगे और जो सही अभियुक्त हैं उनको हम जल्द ही बेनकाब करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, ये प्रश्न विपक्ष ने बार बार उठाया, कई लोगों ने सामने किया, क्या गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है? इस पर क्या प्रामाणिक रूप से कुछ भी आप इस वक्त कहने की स्थिति में है प्रशांत जी? इस संबंध में किसी का भी जवाबदेह व्यक्ति कोई भी इस पर तुरंत कमेंट नहीं देगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस बारे में बोलेगा उसको इन चीज़ों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और कोर्ट में उसकी गवाही देनी पड़ेगी। तो जब हमारे विवेचक इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे और इन चीज़ों को बताएंगे तब हम आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश के शीर्ष जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, निर्देश दे दिया है कि किसी भी हालत में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और ये चीज़ों को हम करके दिखाएंगे। योगी सरकार मारे गए किसानों के परिवार वालों को 45 लाख रुपए के मुआवजे और हर मृतक के परिवार से एक शख्स को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर चुकी है। योगी सरकार ने इस घटना के बाद जिस तरह से माहौल को बिगड़ने देने से रोका है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस केस की असलियत सामने आना भी बहुत जरूरी है और इसकी जिम्मेदारी यूपी पुलिस की है, जो अब तक नेताओं को लखीमपुर न पहुंचने देने के मिशन में जुटी थी और अब लखीमपुर में नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे करीब 1 घंटे में हुई 3 हत्याओं से कश्मीर घाटी में दहशत है और तालिबानी नेता अनस हक्कानी ने लुटेरे महमूद गजनवी को आदर्श पुरुष बताते हुए सोमनाथ मंदिर के अपमान की घटना का महिमा मंडन किया। रहिए खबरदार। आप देख रहे हैं खबरदार। कश्मीर के लोगों को पिछले काफ़ी समय से भरोसा दिलाया जा रहा है कि अब वहाँ बदलाव की नई बहार है और इस नए बदलाव में दहशत के लिए कोई जगह नहीं। कश्मीर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी, सड़कों पर दौड़ती सेना की बख्तरबंद गाड़ियाँ कश्मीरियों को सुरक्षा का एक ऐसा एहसास दिलाने लगी थी जिसमें वो रात में भी घर से निकलकर खुद को सुरक्षित महसूस कर सकते थे। लेकिन कल की शाम कश्मीर के लिए एक दर्दनाक शाम थी। शाम 7:25 से कश्मीर में दहशत का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जो 8:30 बजे तक चला और इसने पूरी घाटी को 3 मासूमों की मौत का कर्जदार बना दिया। 1 घंटे के अंदर 3 नागरिकों को अलग अलग इलाकों में गोली मार दी गई। यह घटना अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति बहाली की तमाम कोशिशों के लिए एक बड़ा झटका है और इसमें आतंकियों की खींच भी दिख रही है।
इलाका 2 से ढाई घंटे में पूरी तरह जल गई होगी, लेकिन इसमें जो व्यक्ति पंच तत्व में विलीन हो गया, उसकी मौत ने पूरी घाटी को अंदर से जला दिया है। कश्मीर घाटी में दहशत दहक रही है। ये उस माखनलाल बिंद्रू की चिता है जिसने कश्मीर घाटी को अपनी मां समझा। उसने उसका साथ तब भी नहीं छोड़ा था जब यहाँ शब्दों की नहीं गोलियों की भाषा बोली जाती थी। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के लिए यहाँ एक पल के लिए रुकना मौत को दावत देने के बराबर हो गया था। उस दौर में भी माखनलाल बिंद्रू दवा की ये दुकान चला रहे थे। आज उनकी बेटी अपने पिता की हत्या से आक्रोशित है और आतंकियों को शर्मिंदा करने वाली सीधी चुनौती दे रही है। I being a Hindu, I have read Quran and Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। Makhanlal Bindru will be alive in the spirit. And Mr. who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। मैं मक्खनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हिंदू। श्रीनगर में एक बात प्रसिद्ध थी कि जो दवा पूरे प्रदेश में नहीं मिलेगी, वो दवा बिंद्रू की दुकान पर जरूर मिलेगी। ये दुकान लोगों को इलाज की उम्मीद देती थी। श्रीनगर के सबसे वेस्ट इकबाल पार्क के पास यही वो दुकान है, बिंद्रू हेल्थ जोन, जहाँ पर कल कश्मीर के एक प्रसिद्ध जो मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट हैं डॉक्टर बिंद्रू, उनकी हत्या हुई। उसके बाद यहाँ कल शाम देर तक जो है तलाशी अभियान चलता रहा कातिलों को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई सुराग फिलहाल सुरक्षा बलों को नहीं मिला है। कल शाम द रेसिस्टेंट फ्रंट के आतंकियों ने माखनलाल बिंद्रू को श्रीनगर के इकबाल पार्क के पास गोली मार दी। उनका गुनाह कुछ नहीं था, वो बस एक कश्मीरी पंडित थे जो कश्मीर के लोगों की सेवा करना जानते थे। किस्मती की बात है, ये कश्मीरी पंडित की नहीं, ये कश्मीरी की डेथ हुई है। यह हम सब के लिए शर्म की बात है। इस आदमी ने किन हालात में हमारी खिदमत की, यह हमारे लिए शर्म की बात है। कश्मीर में हर गली नुक्कड़, हर चौराहे पर सुरक्षा बल के जवान मौजूद रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी कल शाम माखनलाल बिंद्रू की हत्या के बाद 2 और लोगों की हत्या कर दी गई। इसमें बांदीपोरा में एक पंचायत सदस्य मोहम्मद शफी भी शामिल थे। इन 2 हत्याओं के बाद जब तक सुरक्षा बलों ने गश्त बढ़ाई, तब तक आतंकियों ने श्रीनगर के मदीन साहिब में वीरेंद्र नाम के एक गोलगप्पे वाले को गोली मार दी। इन हत्याओं ने साबित किया कि कश्मीर में शांति के दावों में कितने छेद हैं। 1 घंटे के अंदर 3 हत्याओं का होना कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। बिंद्रू की हत्या से आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी की कोशिशों को भी झटका दिया है। आतंकियों की सीधी चेतावनी है कि कश्मीरी पंडित हो तो जहां हो वहीं रहो, कश्मीर मत आना। वो कश्मीरी जो ये मानकर चल रहे थे कि कश्मीर में सब शांत है, वो अब दुविधा में है। 3 हत्याओं ने उन्हें फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। इन हत्याओं के बाद लोगों का गुस्सा पाकिस्तान और आतंकी संगठनों पर फूटा। फिर से वही रिपीट हो रहा है जो आज से 32 साल पहले हो रहा था। उसी तरीके से ये फिर से किलिंग कर रहे हैं, 1 बाय 1 मुट्ठी भर। चाहे अभी लोकल बंदों को मारे, जैसे बिहार के कुछ वहाँ पर वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। हम कश्मीरी पंडित जो वहाँ पर नौकरी भी कर रहे हैं। इवन बिंद्रू जी जो 32 साल से वहाँ पर काम कर रहे थे, उनका अपना मेडिकल स्टोर था, वहाँ पर जाके उनको मार दिया गया। तो ये एक जगह फिर से वो फेयर इंक्लूड कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ताकि हम दोबारा न करें। 3 हत्याओं के बाद पूरी घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा में इतनी ढील क्यों थी कि आतंकवादियों को दहशत फैलाने और कश्मीर को अशांत करने का मौका मिल जाए। अशरफ वानी और सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।
खबरदार में अब बात तालिबानी नेता अनस हक्कानी की, जो आज महमूद गजनवी की कब्र पर घूम कर आया। उसने वहां फोटो भी खिंचवाई और बाद में इन तस्वीरों को ट्वीट करके महमूद गजनवी की शान में 4 लाइनें पोस्ट की। अपने ट्वीट में अनस हक्कानी ने लिखा कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध मुस्लिम योद्धा और मुजाहिद सुल्तान महमूद गजनवी ने मजबूत मुस्लिम शासन स्थापित किया था और सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ा था। यानी जिस आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले शांत और आध्यात्मिक देश भारत पर 17 बार आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की, आज तालिबानी नेता उस लुटेरे का गुणगान कर रहे हैं और ये सामान्य भी है। वैसे आज गजनवी जिंदा होता तो अनस हक्कानी के शब्दों को सुनकर उसे इनाम में अशरफियां देता, क्योंकि दुनिया भर के इतिहास में जिस गजनवी की पहचान लूटपाट करने वाले एक हत्यारे के रूप में है, उसे अनस हक्कानी ने एक प्रसिद्ध मुस्लिम योद्धा और सुल्तान कहकर संबोधित कर दिया। आज इस खबर को भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाली एक हमलावर सोच के लेंस से देखना जरूरी है, क्योंकि हक्कानी ब्रदर्स कोई नेक और शरीफ लोग नहीं है। ये अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद दूसरे देशों में आतंक फैलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। भारत इनका पहला टारगेट है। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि गजनवी और हक्कानी की सोच कितना मेल खाती है। आज देश की नई पीढ़ी को यह जानने की जरूरत है कि महमूद गजनवी की लूटपाट और आतंक फैलाने वाली सोच किस तरह तालिबानी नेताओं का मार्गदर्शन कर रही है। ब्रिटिश इतिहासकार सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी से 1027 के दौरान 17 बार भारत पर आक्रमण किया। गजनवी ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ को अपना निशाना बनाया, मंदिर को नष्ट करके सारी संपत्ति को लूट कर चला गया था। इस हमले में गजनवी ने करीब 40,000 लोगों की हत्याएं की थी। गजनवी ने शासक बनने के लिए अपने भाई को बंदी बनाकर खुद को राजा घोषित किया था। महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर में लूटपाट के दौरान मंदिर में लगे दरवाजे भी साथ में ले गया था, लेकिन सोमनाथ मंदिर के जिन दरवाजों को गजनवी ले गया था, उन दरवाजों को 1842 में जाट रेजिमेंट काबुल जाकर वापस लेकर आई थी। 1842 में हुए बैटल ऑफ काबुल में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जाट रेजिमेंट ने अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर भारत की यह धरोहर वापस लाने का ऐतिहासिक कदम पूरा किया था। आज आपको भारत के पराक्रम और शौर्य से जुड़ी इस घटना की जानकारी अनस हक्कानी को देना जरूरी था, ताकि उस जैसे आतंकियों को यह बात याद रहे कि भारत अपने अपमान का बदला लेता जरूर है। जिस सोमनाथ मंदिर को गजनवी ने लूटा, तहस नहस कर दिया, उसके अपमान का बदला हिंदुस्तान की फौज ने 800 साल बाद लिया। भारत को अपमानित करने के लिए सोमनाथ मंदिर के जिस विशाल और भव्य दरवाजे को महमूद गजनवी लूट कर ले गया था, उसे अफगानिस्तान की सरजमी में घुसकर वापस लाया गया। साल था 1842। ब्रिटिश हुकूमत में तब की 6 जाट रेजिमेंट को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि गजनवी के हमले का बदला लेते हुए सोमनाथ मंदिर के दरवाजे को वापस लाया जाएगा। जिस टाइम काबुल को कैप्चर किया जा रहा था, उस वक्त हमारी रेजिमेंट ने उस दौरान एक बहुत इम्पोर्टेंट जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो निभाई थी। उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबोरो एंड ब्रिगेडियर नॉट जो है उस टाइम फोर्स कमांडर थे, उनके अंडर 43 बंगाल इन्फेंट्री और 2 MEC जो कि 1 जाट लाइट इन्फेंट्री लेटर ऑन, उन्होंने इन गेट्स को कैप्चर करके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको पूरा किया था। 6 जाट इन्फेंट्री ने उन गेट्स को लेके काबुल से लेके वो गेट्स को वापस इंडिया में लाया गया। इतिहासकारों के मुताबिक महमूद गजनवी के मकबरे से सोमनाथ मंदिर के जिस दरवाजे को भारत लाया गया, उसे अंग्रेज फिर से सोमनाथ में लगवाना चाहते थे, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने इस दरवाजे को अपवित्र मानकर लगाने से मना कर दिया। बाद में इस दरवाजे को आगरा के किले में रखवा दिया गया, जो अब भी वहां मौजूद है। ये बात अनस हक्कानी जैसों को समझ नहीं आएगी। तालिबानियों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचार सुनने चाहिए। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा। अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी। पहले वो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई। कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5 स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता।
मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं। गजनवी की लूटमार और आतंकी सोच आज भी तालिबान नेताओं के मन में जिंदा है, लेकिन यह भी सच है कि इस सोच को जवाब देने वाली ताकतें हमेशा विजयी होती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बाकी सारी बातें एक तरफ हैं, गजनवी के उस जमीन को देख ले हक्कानी, और साथ में देख ले सोमनाथ की उस धरती को। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।